एक सुबह एक आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी नाव में 100 से ज्यादा जंगली येलो क्रोकर भरे पड़े थे। वह बेहद खुश हुआ और तुरंत सारी मछलियां बेचने के लिए उन्हें घाट पर ले आया। उसके चाचा ने सारी मछलियों के बदले सिर्फ 1 लाख युआन देने की पेशकश की, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। इन मछलियों की कीमत कम से कम 2 लाख युआन थी। घाट का नियम साफ था, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा मछलियां उसी की होंगी। तभी एक व्यापारी ने 3 लाख युआन की बोली लगा दी। उसने बिना देर किए सौदा स्वीकार कर लिया। वह घर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक गाँव वाला उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। शहर के सबसे बड़े सी फूड व्यापारी टॉम ने उसकी मछलियों के बारे में सुन लिया था और खुद उससे साझेदारी का प्रस्ताव देने आया था। टॉम ने बताया कि उसके पास एक महत्वपूर्ण ग्राहक आया हुआ है जिसे जंगली येलो क्रोकर चाहिए। अगर वह मछलियां पकड़कर लाता रहे तो टॉम उसे हर बार बाजार की कीमत से 2 गुना भुगतान करेगा। ये सुनकर उसका चाचा जलन से परेशान हो गया। उसने तुरंत सौदा बिगाड़ने की कोशिश की और बताया कि उसके पास मछली पकड़ने का लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस की कीमत 8,80,000 युआन थी, जबकि उसके पास अभी सिर्फ 3 लाख युआन थे। फिर भी वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने एक पुराना जाल पानी में डाल दिया और दावा किया कि वह सिर्फ 30 मिनट में 5 लाख युआन कमा सकता है। आसपास मौजूद सभी लोगों को लगा कि वह पूरी तरह पागल हो चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जाल बाहर आया और उसमें ढेर सारे किंग क्रैब भरे हुए थे। इस तरह उसने सबको गलत साबित कर दिया। टॉम ने सारे के सारे किंग क्रैब खरीदने की पेशकश की और यह भी वादा किया कि भविष्य में जितने भी येलो क्रोकर के ऑर्डर आएंगे वे उसी को दिए जाएंगे। कुछ ही समय में वह 5 लाख युआन से ज्यादा कमा चुका था और उसका चाचा पूरी तरह अवाक रह गया। इसके बाद वह समुद्र की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसका चाचा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अपनी नाव लेकर चल पड़ा। आगे डेविल सी था। उसके चाचा ने चेतावनी दी कि उसकी बड़ी नाव भी वहाँ से सुरक्षित नहीं निकल सकती, इसलिए उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने चाचा को चौंकाने के लिए सीधा डेविल सी की तरफ जाने का फैसला किया। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पहुंचकर उसे जंगली येलो क्रोकर का इतना बड़ा झुंड मिल जाएगा। उसने तुरंत मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सफलता का जश्न मनाता, एक विशाल व्हेल पानी से बाहर आई और उसके मुंह से एक अजीब सा सफेद टुकड़ा बाहर गिरा। उसे पता नहीं था कि वह चीज क्या थी, लेकिन उससे निकलने वाली असामान्य खुशबू देखकर उसे लगा कि यह जरूर कोई बेहद कीमती चीज होगी। उधर घाट पर टॉम उसके चाचा से पूछ रहा था कि क्या वह वापस लौट आया है। चाचा ने जवाब दिया कि उसका भतीजा बेवकूफ है, वह सीधे डेविल सी में चला गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। टॉम भी लगभग उम्मीद छोड़ चुका था। तभी अचानक वह आदमी अपनी नाव पर दिखाई दिया और हाथ में एक जंगली येलो क्रोकर उठाकर सबको दिखाया। सभी लोग हैरान रह गए। हर एक मछली का वजन 3 पाउंड से ज्यादा था। टॉम ने सारी मछलियों के लिए 10 लाख युआन देने की पेशकश की और कहा कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो वह सीधे उसे फोन करे। लेकिन उसके मन में अब एक और योजना थी। उसे अपनी नाव को और बेहतर बनाना था ताकि वह दोबारा डेविल सी में जा सके, क्योंकि वहाँ अभी बहुत सारी कीमती मछलियाँ मौजूद थी। टॉम यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि जो आदमी डेविल सी में जाकर मछली पकड़ सकता है वह लगभग पूरे शहर के सी फूड कारोबार पर राज कर सकता है। लेकिन 10 लाख युआन भी नाव को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। टॉम ने बाकी पैसे देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी उसने अपनी जेब से वह अजीब सफेद टुकड़ा निकाला और टॉम से पूछा कि क्या वह इसे पहचानता है। टॉम ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह प्रीमियम क्वालिटी का पुराना एम्बरग्रीस था। टॉम के मुताबिक वह कई दशकों पुराना था और इसकी कीमत लगभग 10,000 युआन प्रति ग्राम थी। उसके पास करीब 5.5 पाउंड एम्बरग्रीस था। कुल कीमत करीब 2.5 करोड़ युआन बैठती थी। वह यह सुनकर दंग रह गया कि जिसे वह बेकार समझ रहा था उसकी कीमत 2.5 करोड़ युआन हो सकती है। टॉम ने बताया कि 2.5 करोड़ तो सिर्फ कम अनुमान है, नीलामी में इसकी कीमत इससे भी ज्यादा मिल सकती है। इतनी दुर्लभ चीज कई सालों तक देखने को नहीं मिलती, जबकि उसके पास लगभग 5 पाउंड से ज्यादा था। टॉम ने पूछा कि आखिर उसे यह मिला कहाँ से। उसने सीधा जवाब दिया कि एक भेल ने उसे दिया था। टॉम उसकी बात पर हंस पड़ा और समझ गया कि वह अपनी बात छिपाना चाहता है, लेकिन उसने उसे सलाह दी कि इस चीज को घाट पर बेचने की कोशिश न करे, क्योंकि वहाँ के मछली व्यापारी इसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते। अगर वह टॉम पर भरोसा करे तो वह उसके लिए एक सही खरीदार ढूंढ सकता है। टॉम ने बताया कि हर महीने एक क्रूज जहाज पर निजी नीलामी होती है, जहां अमीर लोग खास तौर पर दुर्लभ चीजें खरीदने आते हैं। वह उसे उस नीलामी में ले जा सकता है। उसने टॉम को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह इस मदद को एक उपहार समझे, लेकिन टॉम ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसे नाव के अपग्रेड की कीमत मान लेते हैं और बाकी सारी व्यवस्था वह खुद संभाल लेगा। फिर टॉम ने आसपास मौजूद लोगों से साफ कह दिया कि अब वह उसका भाई है और जो भी उससे उलझेगा उसे टॉम से जवाब देना होगा। कुछ समय बाद टॉम ने उसे नई नाव दिखाते हुए पूछा कि क्या वह नाव से खुश है। उसने धन्यवाद दिया। तभी टॉम ने बताया कि उसके एम्बरग्रीस को लेकर उसके पास एक और खबर है। उसने उसकी मुलाकात मिस्टर शू से कराई। मिस्टर शू ने बताया कि उसने सुना है वह डेविल सी में रास्ता खोज सकता है। फिर उसने एक खास मछली के बारे में पूछा, ब्लडफिन, वही गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली जो डेविल सी में रहती थी। मिस्टर शू ने बताया कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसे इलाज के लिए उसी मछली की जरूरत है। अगर उसे वह मछली नहीं मिली तो डॉक्टर के मुताबिक उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसने बताया कि वह पहले ही 3 नावें भेज चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटी। अब वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो डेविल सी में जाकर वापस जिंदा आया था। उसने आखिरकार ब्लडफिन ढूंढने के लिए हामी भर दी। मिस्टर शू ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर उसे वह मछली नहीं मिली तो वैसे भी उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर वे ब्लडफिन ढूंढ लाते हैं तो वह पूरा खर्च उठाएगा, 1 करोड़ युआन देगा और उसे उस निजी नीलामी में भी प्रवेश दिलाएगा। सौदा तय हो गया। वे अगले दिन निकलने वाले थे। अगली सुबह टीम नाव पर पहुंची तो मिस्टर शू की बेटी एना भी उनके साथ थी। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जिस नाव से वे डेविल सी जाने वाले थे वह इतनी साधारण थी। एना ने साफ कहा कि यह उनकी यॉट के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जवाब था कि बात नाव की नहीं बल्कि उसे चलाने वाले की है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में डेविल सी से जिंदा वापस आने वाला वह अकेला व्यक्ति था। उसने सभी को अपने नियम समझाए। उसकी नाव पर हर कोई उसके आदेश का पालन करेगा। जो ऐसा नहीं कर सकता वह अभी उतर जाए, क्योंकि आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी वह नहीं लेगा। एना ने कहा कि वह उसके हर आदेश का पालन करेगी। नाव रवाना हो गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि एना ने बहुत हल्के कपड़े पहने हुए थे। उसने चालक को उसके लिए एक भारी कोट लाने को कहा, क्योंकि डेविल सी के पास पहुंचते ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। एना ने पहले इसे मजाक समझा, आखिर गर्मियों का मौसम था तो इतनी ठंड कैसे हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वे डेविल सी के करीब पहुंचे मौसम अचानक बेहद ठंडा हो गया। तभी उसे समझ आया कि उसने चेतावनी क्यों दी थी। सोनार ने आगे पानी के नीचे कई चट्टानों का पता लगाया। एना ने पूछा कि क्या उन्हें आगे बढ़ते रहना
चाहिए। उसने नाव को थोड़ा बाईं तरफ मोड़ने के लिए कहा क्योंकि चट्टानों के बीच एक रास्ता था। वह पिछली बार भी इसी रास्ते से निकला था। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए। उसने जाल पानी में डालने का आदेश दिया, लेकिन तभी एना के पिता को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे डेविल्स सी में पहुंच चुके थे और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उसी के पास था। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी नाव दिखाई दी। एना ने तुरंत शक करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद वह आदमी झूठ बोल रहा है और वास्तव में उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। उसने उससे पूछा कि क्या वह सच में पहले यहाँ आ चुका है। उसे चेतावनी दी गई कि अगर वह ब्लडफिन नहीं ढूंढ पाया तो उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन वह लगातार सवालों से परेशान होने के बजाय अपना ध्यान नाव चलाने पर लगाए रहा। उसने आखिरकार एक जगह रुककर जाल डालने का आदेश दिया। सभी लोग उत्सुकता से जाल ऊपर आने का इंतजार करने लगे, लेकिन जब जाल बाहर आया तो उसने एक भी मछली नहीं। एना ने तुरंत अपने पिता से कहा कि उसने पहले ही कहा था यह आदमी धोखेबाज है। अब सबकी नजरें उसी पर थी। उसने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और खुद जाल संभालने लगा। एना ने फिर उसे चेतावनी दी कि अगर इस बार भी ब्लडफिन नहीं मिली तो उसे इसका जवाब देना होगा, क्योंकि अगर उसके पिता का इलाज समय पर शुरू नहीं हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी।